अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि एम मीटर के मुतालिक है, और एम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये बुक का है, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल 15.4। न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ohms deflect full scale for a current of 0.05 ampere. It is desired to convert this galvanometer into an ammeter reading 25 ampere full scale. The only shunt available is of 0.03 ohms. What resistance R must be included in series with the galvanometer coil as shown in diagram 15.5 for using this shunt. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि व्हाट इज एन एमीटर। एमीटर एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट, और एमीटर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की। हम गैल्वानोमीटर में कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद हमें एमीटर मिलता है। और वो चेंजेस क्या होते हैं? वी नीड टू अटैच अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। द रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल in order to pass large amount of current through it. तो स्टूडेंट, इसके डाटा के अंदर हमें जो वैल्यूज मेंशन करनी है वो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लाइन में देखना है। और फर्स्ट लाइन के अंदर जो वैल्यू गिवन थी, अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5, आर रेजिस्टेंस और जी गैल्वानोमीटर, आर जी इक्वल्स टू 2.5 ओम्स। सेकंड जो करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो हुआ वो है 0.05 एम्पियर, ये करंट है। इट इज डिजायर्ड, और हम चाहते हैं ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? इट इज कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। हम इसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और एमीटर एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। और यहाँ पे कितना करंट है? 25 एम्पियर। तो हम 25 एम्पियर करंट को मेजर करना चाहते हैं। The only shunt available for this purpose is 0.03 ohms. तो हमें R resistance as shunt which is equal to 0.03 ohms given है। हमें फाइंड ये करना है कि हमें रेजिस्टेंस कितनी लगानी है सीरीज में, R फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो फिगर 15.5 जिसका रेफरेंस था क्वेश्चन में वो ये है। हमें गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करने को कहा जा रहा है जो कि सीरीज में है। हमें बताना ये है कि सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। हमें आर को डिटरमिन करना है, जबकि आर एस, आर जी, आई जी और आई ये तमाम वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो शुरू करते हैं और आर को डिटरमिन करते हैं। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्किट है वो पैरेलल भी है और सीरीज भी है। पैरेलल किसके अकॉर्डिंग? अगर आप टर्मिनल ए और बी की बात करते हैं तो ए और बी में जो चीजें हैं वो सी और डी के पैरेलल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सर्किट एक पैरेलल। लेकिन अगर आप ए से लेकर बी तक की बात करते हैं सीरीज सर्किट की, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक आर और एक जी। आर रेजिस्टेंस सीरीज और जी गैल्वानोमीटर, ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर आर और जी का कंपैरिजन किया जाए आर एस के साथ तो ये पैरेलल है। तो हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है। सिंस गैल्वानोमीटर और शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल with each other, the potential difference across the galvanometer is equal to the potential difference across the shunt. That is, स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पैरेलल की प्रॉपर्टी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल सर्किट के अंदर वो सेम होता है। मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस होगा। यानी एनर्जी का जो फर्क आता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पर, वो फर्क पैरेलल के अंदर जितना सी से लेकर डी तक एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही एनर्जी का डिफरेंस ए से लेकर बी तक भी आएगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हमने इसी चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया। V मीन्स पोटेंशियल ए से बी पॉइंट तक इक्वल्स टू V मीन्स पोटेंशियल पॉइंट सी से पॉइंट डी तक। तो पोटेंशियल ए से बी इक्वल टू पोटेंशियल सी से डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट, वी ए बी में जब आप देखते हैं तो ए से लेकर बी तक में ये पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल को ए पॉइंट से बी की तरफ भेजते हैं, एनर्जी का जो फर्क आता है, पहले कुछ एनर्जी डाउन होती है आर में, यानी ए से ई तक एनर्जी डाउन होती है, फिर जो एनर्जी बच जाती है वो ई से लेकर बी में जाती है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक तो रेजिस्टेंस आर में और एक गैल्वानोमीटर जी में डिवाइड हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे V से A, V A से B में
वोल्टेज ए से ई क्रॉस चल रहा है, उसके बाद ई से बी तक जा रहा है। तो इसका मतलब सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज जो होगा वो एड अप हो जाता है, वोल्टेज सम हो जाता है, वोल्टेज प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज ए से ई तक है वही वोल्टेज ई से लेकर बी तक, हमें वोल्टेज तो खैर क्वांटिटी सेम होगी दोनों की। वोल्टेज क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं तो वो डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टेंस पर भी, और इसके अलावा वो करंट पर भी। अगर इन दोनों में करंट और इनका रेजिस्टेंस सेम है तो आप कह सकते हैं कि जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होगा। और अगर वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं आई और आर के हवाले से, तो अगर आई और आर में फर्क आता है, दोनों में आई डिफरेंट है, दोनों का आर डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों के वोल्टेज अलग अलग होंगे। लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगा ए से बी का वो कितना होगा, द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर एंड द वोल्टेज अक्रॉस जी विच इज इक्वल टू वोल्टेज ए से बी। तो स्टूडेंट ए से ई का वोल्टेज मैंने आपसे जैसा कहा कि करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो लेट्स से इस वायर में जो ए से बी की वायर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम आई जी है, क्योंकि गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। तो इसका मतलब जितना करंट आर में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट गैल्वानोमीटर में फ्लो कर रहा है। तो आई जी मल्टीप्लाई बाय आर, ओहम्स लॉ ये है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर। और गैल्वानोमीटर जी यानी इसकी रेजिस्टेंस आर जी है, तो इसका जो करंट वोल्टेज होगा वो होगा आई जी आर जी। यानी ई से लेकर बी में जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे आप, तो आपको आई जी और आर जी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। अब आप यहाँ पर जो है वी सी डी की अगर बात करें तो वी सी डी का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें जो करंट जा रहा है वो आई एस है और जो रेजिस्टेंस है वो आर एस है, आई एस मल्टीप्लाई बाय आर एस। स्टूडेंट आई एस बेसिकली शंट करंट है। और शंट करंट क्या है, जो टोटल करंट आई इस टर्मिनल की तरफ आ रहा था जो कि सी पे कुछ डिवाइड हुआ कुछ ए पे डिवाइड हुआ, यानी टोटल करंट जो आई है, यहाँ पे करंट मौजूद था आई। ये करंट के दो हिस्से हुए, एक करंट शंट की तरफ गया जिसको आपने नाम दिया आई एस, और एक को आपने नाम दिया आई जी। मीन्स दैट करंट अगर डिवाइड हो जाता है तो वो सर्किट सीरीज नहीं हो सकता, वो सर्किट पैरेलल होता है। तो पैरेलल सर्किट की एग्जांपल यही है कि जिसके अंदर करंट के जो है डिफरेंट रास्ते बन जाएं, एक से ज़्यादा अगर रास्ते बन जाते हैं इसका मतलब ये होगा कि वो सर्किट आपके पास पैरेलल है। तो अब कह सकते हैं यहाँ पर कि आई करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, आई एस और आई जी में। तो आई एस अगर मुझे डिटरमिन करना हो तो मैं आई एस कैसे डिटरमिन करूंगा, मैं आई में से आई जी को माइनस कर दूंगा। तो आई एस की जगह पर आ गया आई माइनस आई जी, आई एस की जगह आई माइनस आई जी आपने लिखा। अब फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगी इसकी कि आई जी आर जी जो प्लस हो रहा है वो आपने राइट साइड भेज के माइनस कराया, आई जी आर जी प्लस था वहां जाके माइनस हुआ। क्योंकि आपको R डिटरमिन करना है रेजिस्टेंस, तो R के फॉर्मूले को बनाने के लिए आई जी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा I माइनस आई जी आर एस माइनस आई जी आर जी डिवाइड बाई आई जी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले I की वैल्यू 25 लिखी आपने, इसके बाद आई जी की वैल्यूज, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा आपको, R का 12.47 ओहम्स। मतलब ये हुआ कि आपने पहले सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट के बाद अगेन सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन, और डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा वो 12.47 ओहम्स आंसर होगा। मींस अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा देते हैं 12.47 ओहम की, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इट कैन मेजर अप टू 25 एम्पियर करंट। तो ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन था। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। Introduction. Wheatstone bridge is an arrangement of electrical circuit which form the basis of most instruments used to determine the unknown resistance. It was devised by Charles Wheatstone in 1843 and has known as Wheatstone bridge. Student, हर इंस्ट्रूमेंट का एक फंक्शन होता है, जैसे आप जानते हैं कि एम मीटर की अगर बात करें तो एम मीटर का जो फंक्शन था वो ये था, इट कैन मेजर इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो फ्लो है आप उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर के थ्रू आप एनर्जी का डिफरेंस मेजर करते हैं या वोल्टेज आप मेजर करते हैं, आप इसे वोल्ट मीटर। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक बेसिक फंक्शन होता है, वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं,
आप इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस स्टूडेंट? रेजिस्टेंस मींस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ समथिंग। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है? जैसे ही कंडक्टर की अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इन कंडक्टर्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो लैटिस के जो एटम्स होते हैं दे कोलाइड विद देम। आफ्टर कोलिजन देयर एनर्जी इज वेस्टेड एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट? तो ये बेसिकली फर्दर कोलिजन होता रहता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एटम के साथ जो कोलिजन है तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मुतासिर करता है और उसके फ्लो को कम कर देता है। हम इसी चीज़ को रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ये वेरी करता है कंडक्टर टू कंडक्टर। किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो सकती है। कहीं पर कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स का एटम से ज़्यादा होता है, कहीं पर कोलिजन एटम से इलेक्ट्रॉन का कम होता है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। और इस चीज़ को जानने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इनको इस इंस्ट्रूमेंट का जो आइडिया था वो डिस्कवर किया था 1847 में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, जब भी हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सर्किट डायग्राम। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ ये है कि हम यहाँ पर एक ब्रिज सर्किट यूज करते हैं। आपके पास नजर आ रहा है आपको, जैसे कि ए से बी, बी से सी, डी से सी से डी और डी से ए। ये कंप्लीट एक ब्रिज सर्किट है। और इस ब्रिज सर्किट के साथ आप लगा देते हैं कुछ रेजिस्टेंस। जैसे एक रेजिस्टेंस आपने ए और बी के अक्रॉस लगाई है जिसका नाम R1 है, एक बी और सी के इन बिटवीन लगाइए R2, एक सी और डी के इन बिटवीन R4 और एक ए और डी के इन बिटवीन R3। मतलब लेफ्ट साइड पर आपने R1 R3 को लगाया और राइट साइड पर आपने R2 और R4 को लगाया। If four resistances R1, R2, R3 and R4 are connected end to end in order to form a closed loop or mesh A, B, C, D। हम इन तमाम रेजिस्टेंस को लगाने के बाद जो अरेंजमेंट बनता है उसे क्लोज्ड लूप कहते हैं या उसे मैश कहते हैं, मैश A, B, C, D। And between one pair of opposite terminal A and C, student A और C basically these are two terminals। और इनके साथ हमने क्या अटैच किया है? हमने इन दो टर्मिनल के बीच में देखिए अटैच किया हुआ है एक बैटरी और साथ में एक की अटैच की है जिसको K1 कह रहे हैं। And between one pair of opposite terminals A and C, a battery is connected through a key, while between the other pair of opposite terminal, दो अपोजिट टर्मिनल, एक तो हमने डिस्कस किया ए और सी, द अदर अपोजिट टर्मिनल इज बी एंड डी। और इन दो अपोजिट टर्मिनल के इन बिटवीन व्हाट वी आर गोइंग टू जॉइन, वी आर कनेक्टेड हियर गैल्वानोमीटर एंड सेकंड की। सो इन दो अपोजिट टर्मिनल के थ्रू आपने जोड़ा है गैल्वानोमीटर और एक की को जोड़ा है। ये कंप्लीट सर्किट की डायग्राम है। अब हमें ये समझना है, ये जानना है how the principle of Wheatstone can measure resistance of unknown wire. This conflict is called Wheatstone bridge. Working principle. The basic principle of Wheatstone bridge is that the bridge is said to be balanced when points B and D are at same potential, no current pass through the galvanometer while the keys are closed. स्टूडेंट पहले तो आपको की का फंक्शन समझना जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस की? की बेसिकली एक आप कह लीजिए सर्किट ब्रेकर का काम करती है। हम इसके थ्रू चार्ज को फ्लो भी करवा सकते हैं और अगर हम इसको टच ना करें, इसका फिजिकल कांटेक्ट हटा दो सेकंड वाइट से, तो ये सर्किट ब्रेकर का काम करती है। मींस करंट को स्विच ऑन और करंट को स्विच ऑफ करने के लिए जो चीज़ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसे हम की कहते हैं। तो अगर मैं की को इस तरह इस कंडीशन में रहने दूं, इट मींस दैट मेरा सर्किट ओपन है, ये की ओपन है। और क्लोज में क्या होगा? मैं चार्ज को फ्लो करवाऊंगा। तो क्लोज्ड की का मतलब चार्ज को फ्लो करवाना है, ओपन की का मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये की का बेसिक फंक्शन। अब अगर हम दोनों कीज को यहाँ पर अटैच कर देते हैं, दोनों कीज को अटैच कर देते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इन दोनों कीज को अटैच करने के बाद आप सर्किट में से करंट को अलाउ करवा देते हैं। अब जब करंट अलाउ हो जाता है तो अलाउ होने के बाद यहाँ से करंट की कुछ ये डायरेक्शंस होती हैं।
पहले करंट यूं फ्लो करेगा, हम कन्वेंशनल करंट डिस्कस कर रहे हैं, द करंट दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू बी एज कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और वो ए पॉइंट पर आता है। अब ए पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि करंट इस रास्ते पे जाएगा और एक ऑप्शन ये है कि करंट इस रास्ते पर जाता है। इस रास्ते में जो करंट स्टूडेंट आता है, हम लेट से उसको I1 कहते हैं, जो कि हमने मेंशन किया है। द करंट पासिस थ्रू रेजिस्टर R1 इज नोन एज I1 एंड द करंट पासिस थ्रू R3 इज नोन एज I3। यानी इस रास्ते में जो करंट गुजरेगा आप उसको नाम देंगे I3 का, और जो यहाँ करंट गुजरेगा R1 पे उसको नाम देंगे आप I1 का। ये आपने दो अलग अलग करंट के नाम दे दिए। उसके बाद when the current I1 reached at terminal B, जैसे ही करंट टर्मिनल B पर पहुंचता है स्टूडेंट I1, क्योंकि यहाँ से R1 से तो क्रॉस कर गया है, अब वो B टर्मिनल पर आएगा। इसी तरह I3 भी क्रॉस कर गया, वो D टर्मिनल पर आएगा। तो टर्मिनल पे इट ऑल्सो फाइंड द टू पाथ्स। जैसे ही वो B पे जाता है इसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो जाएगा R2 के अंदर, और सेकंड ऑप्शन क्या है, वो गैल्वानोमीटर में जाएगा करंट। यानी एक ऑप्शन ये है कि वो इस रास्ते पर आएगा, एक ऑप्शन ये वो यहाँ पर आएगा। यानी करंट के दो रास्ते हो जाएंगे स्टूडेंट। दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक रास्ता तो ये है कि करंट जो है फ्लो करेगा गैल्वानोमीटर में कुछ, और कुछ करंट जाएगा R2 में, बिकॉज T2 इज ओपन। तो अगर मैं बात करता हूँ इट ऑल्सो फाइंड टू पाथ बट ऑल द करंट पासिस थ्रू R2। लेकिन अगर मैं K2 को ओपन रखता हूँ, शॉर्ट नहीं करता, ओपन रखता हूँ, तो सारे करंट को कहाँ से गुजरना है? R2 से गुजरना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं डी के हवाले से, क्योंकि की आपकी ओपन है तो सारा करंट कहाँ से गुजर जाएगा? R4 से गुजर जाएगा। If the K2 is closed now at terminal B, some amount of current Ig also pass through a galvanometer and shows deflection. लेकिन अगर आप K2 को शॉर्ट कर दें, मीन्स K2 को फिजिकली आप सेकेंड वायर के साथ जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब कुछ करंट R2 में जाएगा और कुछ करंट गैल्वानो में जाएगा, और डिफ्लेक्शन के थ्रू गैल्वानोमीटर के आप डिटरमिन कर लेंगे वाकई इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, जिसको आप IG कहते हैं। IG द करंट पासिस थ्रू अ गैल्वानोमीटर। इन बैलेंस कंडीशन स्टूडेंट, बैलेंस कंडीशन क्या थी? बैलेंस कंडीशन ये होती है कि अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम एनर्जी पर आ जाए, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। जो पोटेंशियल पॉइंट बी का है लेट्स से 2 वोल्ट, वही पोटेंशियल पॉइंट डी का हो लेट्स से 2 वोल्ट्स, तो सेम पोटेंशियल पे कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज फ्लो तब करता है जब एक जगह हाई पोटेंशियल हो और दूसरी जगह, अगर मैं कहता हूं कि चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी, करंट जा रहा है ए से बी की तरफ, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, अदरवाइज चार्ज फ्लो नहीं करता। अगर मैं कहता हूं कि चार्ज फ्लो कर रहा है ए से डी की तरफ, इसका मतलब ये है कि A इज एट हायर पोटेंशियल, D इज एट लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाई एनर्जी से लो। जैसे हमने हीट के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से चार्ज भी फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों ही एक ही पोटेंशियल पर है, तो फिर और क्वेश्चन आपसे ये करता हूँ कि क्या चार्ज बी से डी की तरफ फ्लो करेगा या डी से बी की तरफ फ्लो करेगा, तो हमारा आंसर होगा चार्ज इस कंडीशन में, इस केस में फ्लो नहीं करेगा। उसकी वजह बी और डी दोनों ही एक पोटेंशियल पर है, और एक पोटेंशियल पर होने की वजह से चार्ज इस रास्ते पे फ्लो नहीं करता। इवन K2 अगर क्लोज है तब भी। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर T2 को क्लोज करने के बावजूद भी गैल्वानोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब आपका सर्किट बैलेंस्ड है। बैलेंस सर्किट कौन सा सर्किट होता है? व्हेन अ गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस ब्रिज कहलाएगा ये। The resistor R1, R2, R3 or at least one of them can be adjusted so that galvanometer shows no deflection. अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि B और D को पोटेंशियल सेम किए जाएं? तो सेम पोटेंशियल करने के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है इन रेजिस्टेंस को। जब आप रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं R1, R2, R3 को, तो बेसिकली एडजस्ट करने के बाद गैल्वानोमीटर में करंट चेंज होता जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है ये, और आप कह सकते हैं B और D जो है आर एट
will be at same potential. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। क्योंकि स्टूडेंट B का और D का पोटेंशियल सेम हो गया है, मीन्स दोनों सेम वोल्ट पर है, तो जब आप A से B का पोटेंशियल निकालते हैं और A से D का पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको इक्वल मिलता है। जब भी हमने कहा ब्रिज बैलेंस हो गया है, तो जो पोटेंशियल आपके पास A से B का है वही पोटेंशियल आपके पास A से लेकर D का भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। तो हमने इस बात को लिख दिया VAB इक्वल्स टू VAD। VAB वोल्टेज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट IR। तो आप जब VAB देखते हैं तो VAB में जो रेजिस्टेंस लगा है वो R1 लगा है, तो करंट I1 है, तो उसका मतलब I1 R1, और AD में जब आप रेजिस्टेंस देखते हैं R3 लगा है और करंट I3 है, तो I3 मल्टीप्लाई बाय R3। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसका दूसरा हाफ देखते हैं ब्रिज का, जो कि B और C पर है और C और D पर है, क्योंकि आपके दोनों साइड से ब्रिज बैलेंस हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और C का, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस C और D होगा वो भी इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4 दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि VBC इक्वल टू VCD, और VBC मीन्स वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट कितना है, तो करंट I2 जा रहा है और रेजिस्टेंस की R2 है। CD पे करंट जो है वो I4 है और जो रेजिस्टेंस है R4 है, तो I4 R4। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट मिला I1 R1 डिवाइड बाय I2 R2, I3 R3 डिवाइड बाय I4 R4। ये डिवीजन किया हमने, क्योंकि I1 इक्वल्स टू I2 है और I3 इक्वल्स टू I4 है। मतलब स्टूडेंट इसका ये हुआ कि जो करंट, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो बैलेंस कंडीशन के अंदर गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो I3 करंट जो R3 से गुजर के आया है वही R4 में भी जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि I4 और I3 इक्वल है। इसी तरीके से I1 करंट जो R1 से गुजर कर आया है वो R2 में भी जाएगा, इसका मतलब I1 और I2 बराबर हैं। तो हमने I1 को और I2 को इक्वल किया है बिकॉज आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड, और I3 को हमने I4 के इक्वल किया है, अगेन सेम रीजन, हमने बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे करेक्शन कर दिया हमने। करेक्शन ये कि जहाँ I1 था वहाँ I2 लिखा, जहाँ I3 था वहाँ पर I4 लिखा, बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज। तो I2 और I2, I4 और I4 कैंसिल हुआ स्टूडेंट, और आंसर आया R1 डिवाइड बाय R2, R3 डिवाइड बाय R4। तो अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं अननोन। अगर मुझे R1, R2, R3 गिवन है तो मैं R4 इजीली डिटरमिन कर सकता हूँ। तो वीट स्टोन ब्रिज के अंदर 3 रेजिस्टेंस गिवन होती हैं, चौथी रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी होती है। इस लेक्चर को ये वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मुलाकात होती है।